कनिष्क की तिथि और संपूर्ण शासन काल का यह आज भी विद्वानों के बीच एक अनसुलझी पहेली है। कनिष्क के राज्यारोहण का वर्ष 58 ईस्वी पूर्व से लेकर 278 ईस्वी पूर्व तक अलग अलग विद्वानों ने बताया, परंतु वर्तमान में अधिकांश विशेषज्ञ 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच की तिथि को ही सही मानते हैं। 78 ईस्वी को भारत के सबसे व्यापक काल गणना प्रणालियों में से एक शक संवत की स्थापना का वर्ष माना जाता है। कनिष्क स्वयं शक नहीं थे, परंतु यह शब्द उस समय बहुत ढीले रूप में प्रयुक्त होता था और वे वास्तव में एक नया संवत स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि 78 ईस्वी पूर्व भारतीय प्रमाणों के अनुसार उपयुक्त है। कुछ जटिल विदेशी प्रमाण यह सुझाते हैं कि उनका शासन कुछ दशक बाद प्रारंभ हुआ। यह रहस्य तब तक नहीं सुलझ सकता जब तक कोई नया प्रमाण सामने न आए। कनिष्क के उत्तराधिकारी उत्तर पश्चिम भारत में शासन करते रहे, परंतु उनका साम्राज्य शीघ्र ही सिकुड़ गया। तीसरी शताब्दी के मध्य में कनिष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव को फारस के ससानी वंश के राजा शापुर प्रथम ने पराजित किया। उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस बीच प्रायद्वीप में नए राज्य उभरने लगे। उड़ीसा में एक महान विजेता खारवेल प्रकट हुए, जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में शासन करते थे। उन्होंने भारत के अनेक भागों पर आक्रमण किए और जैन धर्म के महान संरक्षक बने, परंतु उनका साम्राज्य अल्पजीवी रहा और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं। उसी समय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में एक नया राज्य उभरा, सातवाहन या आंध्र साम्राज्य, जिसकी राजधानी पैटर्न थी। यह राज्य लगभग 300 वर्ष तक टिका और तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इसका प्रभाव रहा। दूसरी शताब्दी में यह साम्राज्य समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ था। परंपरा के अनुसार प्रथम सातवाहन राजा सिमुक ने शुंग और कवर्ण वंश का अंत किया, जो पुराने शुंग साम्राज्य के छोटे भागों पर शासन कर रहे थे। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में सातवाहन साम्राज्य को क्षैरात शक कुल के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम दक्कन से हटा दिया। उनके महान शासक नहपान के अभिलेख आज भी मिलते हैं, लेकिन सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने लगभग 130 ईस्वी में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और उसके बाद क्षैरातों का नाम इतिहास से मिट गया। उसी समय एक अन्य शक वंश, जिसे पश्चिम क्षत्रप कहा जाता है, गुजरात और मालवा पर अधिकार कर चुका था। यह वंश लगभग 388 ईस्वी तक शासन करता रहा और अपने चरम पर राजस्थान और सिंध के बड़े भाग पर शासन करता रहा। इसमें सबसे महान शासक था रुद्रदमन। उसने संस्कृत में लिखा भारत का सबसे प्राचीन और शुद्ध अभिलेख छोड़ा, एक लंबा प्रशस्ति लेख जिसमें उसके युद्धों और विजय का वर्णन है। इस लेख में यह भी बताया गया कि उसने गिरिनार स्वराष्ट्र की एक विशाल झील का पुनः निर्माण कराया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में खुदी थी और अशोक के काल में सुधारी गई थी। यह अभिलेख यह सिद्ध करता है कि रुद्रदमन 150 ईस्वी में शासन कर रहा था। इसी समय दक्षिण भारत पर द्रविड़ क्षेत्र इतिहास के प्रकाश में पहली बार स्पष्ट रूप से उभरा। परंपरागत रूप से तमिल प्रदेश 3 राज्य में बटा था: चोल पूर्वी तट, चेर पश्चिमी तट और पांड्य दक्षिण। तमिल भूमि में बौद्ध और जैन साधु ईसा पूर्व ही पहुंच चुके थे। सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य, जो संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी में रचा गया, तीनों राज्य के निरंतर युद्धों का वर्णन करता है। इनके राजा और सरदार अत्यंत युद्ध प्रिय और उग्र स्वभाव के थे। साहित्य में नरसंहार, हिंसा और युद्ध के बाद मानव भक्षण जैसी घटनाओं का भी संकेत मिलता है, जो संस्कृत ग्रंथों में विरल है। प्राचीन तमिल वीर जो युद्ध, शराब और देवताओं के उन्मत्त नृत्य में रमता था, संस्कृत महाकाव्य के गंभीर और शालीन नायकों से बिल्कुल भिन्न था। कुछ ही सदियों में तमिल संस्कृति में आर्य आदर्शों का प्रभाव गहराता गया, परंतु कठोरता और निर्भीकता का भाव द्रविड़ चरित्र में सदैव बना रहा। यह प्रभाव हमें विजयनगर साम्राज्य के पतन तक दिखाई देता है। बहुत प्रारंभ से ही तमिल लोग समुद्र यात्रा में निपुण थे। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने 2 बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। दूसरे आक्रमण में तमिल राजा एलारा ने द्वीप के उत्तर भाग पर लंबे समय तक शासन किया। अंततः सिंघल नायक दुत्तगामनु ने उन्हें हराया। इसी काल में तमिल व्यापारी मिस्र और रोमन साम्राज्य से जुड़े और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार अत्यधिक फला फूला। यह था भारत के इतिहास का एक जटिल परंतु गौरवशाली काल, शक कुषाणों से लेकर दक्षिण के संगम युग तक, जहाँ हर क्षेत्र में भारत की सांस्कृतिक धारा में अपना अद्वितीय योगदान दिया।